Hello, my dear viewers. I once again welcome all of you in the Mitvat classes. In the last class, we have studied up to the collinear vectors. Today, we will start from the coplanar vectors. Before starting, I humbly request all of you to go to the Mitravat classes channel and subscribe it as early as possible, because this is the second chapter going to be last in 3 to 4 days. So you people just take benefit of this class. देखिए, कोप्लेनर वेक्टर पे हम लोग लास्ट क्लास अगर आप लोग को याद हो तो कोलिनियर तक कंप्लीट किए थे. अब कोप्लेनर नाम से ही पता चल रहा है ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है, इसको जानना ज़रूरी है. कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और एप्लीकेशन जो आईआईटीज़ में पूछे जाते हैं. तो हम लोग आते हैं कोप्लेनर वेक्टर. नाम से ही पता चल रहा है वैसा वेक्टर, वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर नहीं वेक्टर्स, क्योंकि प्लेनर और कोप्लेनर जानने के लिए हम लोग को एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा वेक्टर चाहिए, दो से ज़्यादा ही वेक्टर चाहिए, नहीं तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि वो प्लेनर है या नहीं. क्योंकि दो वेक्टर कैसे भी आप रख लीजिए वो एक प्लेन में समाहित हो जाएगा, कैसे भी दो वेक्टर को. ठीक है, अभी देखते हैं. तो यहाँ वेक्टर्स लिखा है, इसका मतलब है, ठीक है, ये सब सीखना पड़ेगा हम लोगों को, शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा. कोप्लेनर वेक्टर मीन्स वेक्टर तो हमको दो से ज़्यादा ही चाहिए, तब पता चलेगा. देखिए नीचे लिखा भी है, मैं जो बोल रहा था. अभी समझाते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है. जो एक ही प्लेन में लाई करे, प्लेन क्या होता है वो भी आप लोग को पता होगा. जैसे हम लोग जो स्पेस जो है, स्पेस का मैं बात करता हूँ. यहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ हवा में यहाँ स्पेस है. तो यहाँ पे कोई भी, अभी हम लोग आगे मोशन में भी पढ़ेगी, कोई भी चीज़ जो है वो तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. एक पुराना वीडियो भी मैं इस पे बनाया हूँ, अभी वो मैं पब्लिक कर दूंगा. पहले किया था, उसकी क्वालिटी नहीं होने की वजह से उसमें आपको 11 डायमेंशन तक मैं बताया हूँ कि क्या होता है. तो स्पेस में अभी तक हम 3D में सारा काम हो जाता है. अगर टाइम को आप मान के चले तो चौथा डायमेंशन मीन्स कोई भी चीज़ जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो 3D से बाहर नहीं जा पा रहा है, मीन्स चौथा डायमेंशन अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है. उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अभी तक के लिए देख लीजिए. तो क्या है, अगर मुझे यहाँ से एक लाइन बस बता देता हूँ फिर उस पर आता हूँ. यहाँ से मुझे दोस्त के घर सीधा जाना है, सीधा एकदम स्ट्रेट रोड है या फिर स्ट्रेट रेलवे लाइन है, स्ट्रेट, तो ये वन डायमेंशन हो गया. और रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद अगर मेरा दोस्त बोलता है अच्छा रेलवे स्टेशन आप पहुँच गए, आप थोड़ा लेफ्ट ले लीजिए, तो जैसे ही मैं लेफ्ट या राइट लिया मैं टू डायमेंशनल में आ गया. स्ट्रेट लाइन जब तक जा रहा था तब तक 1D था, सो थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट अप हुए, थोड़ा सा भी, तो हो गया क्या, टू डायमेंशन. अब मैंने लेफ्ट लेके 3 किलोमीटर चल दिया एकदम सीधा, फिर लेफ्ट लिया 3 किलोमीटर सीधा चला. इसके बाद उसने बोला कि पहुंच गया वहां पे, हाँ पहुंच गया. इसके बाद आप सेकेंड फ्लोर पे आ जाओ उस बिल्डिंग का, तो जैसे ही सेकेंड फ्लोर पे गया तो ऊपर लिया सीधा, दाहिना या बाया. इसके बाद फिर थर्ड फ्लोर, तो जैसे ही मैंने ऊपर चढ़ा तो वो तीसरा डायमेंशन में मैं चला गया. मीन्स एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन. तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हमको एक एक बार में एक एक डायमेंशन ही गए. जब कलेक्टिव पूरे मोशन को हम देखेंगे तो 3D कवर किया, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो ये दोनों को मिलाइएगा तो एक प्लेन बनेगा जो 2D होता है, अभी बता देते हैं. और ऊपर आप चले गए, बोला फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए, तो 3D, मतलब आप तीनों डायमेंशन को कवर किए है. देखिए आप अपने दोस्त तक पहुंच गए, चौथा डायमेंशन का जरूरत नहीं पड़ा. ठीक है, स्पेस में ऐसे आप टाइम को मान सकते हैं. जब जा रहे थे तो आपको टाइम भी लग रहा था, टाइम भी अपना एक्सिस पे चल ही रहा था उस समय, तो 4 डायमेंशन, उससे ज़्यादा का अभी प्रूफ नहीं हुआ है. तो कोप्लेनर पढ़ने से पहले हमको प्लेन की जानकारी ज़रूरी है. तो हम लोग आ जाते हैं अपना कन्वेंशन एक्स वाई जेड पे, जो कन्वेंशनल है एक्स वाई तक तो ठीक है. और जेड जिनको नहीं पता है, जिन स्टूडेंट को, वो आप ध्यान से देखिएगा, जेड ये होता है, ये होता है जेड. मीन्स ये इस पेन को मैं ऐसा सीधा खड़ा कर दूँ इस बोर्ड पे तो वो जेड होगा, मीन्स बाहर, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन. आगे हम लोग पढ़ेंगे आउटवर्ड ऑफ फ्रॉम द प्लेन को हम ऐसे जीरो करके डॉट से, एक सर्कल में डॉट अगर लिख दिए, इसका मतलब कि कोई चीज़ वहाँ से बाहर निकल रहा है. और इसी सर्कल के अंदर क्रॉस कर देंगे, क्रॉस, वो एक्स नहीं है क्रॉस है, तो इसका मतलब कि ये पेन जो है वो बोर्ड के अंदर चला गया. ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी इसका. तो ये जो एक्स वाई और जेड जो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, जेड इस पे जो दिखा देते हैं, चूंकि ये 3 डायमेंशन है, ये तो मेरा बोर्ड 2D है ना, 2 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन इस पे दिखाएंगे कैसे, इसीलिए ऐसे खींच देते हैं. ये तो बोर्ड पे ही हो गया ना, बट बेसिकली ये बोर्ड पे नहीं होता, इसको मिटाइए, दिखाने के लिए बस करते हैं. ये है जेड, ये ठीक है.
एक्स वाई जेड, ऐसे इधर अंगूठा की तरफ बाहर। तो अब क्या है कि मैं दो वेक्टर खींचता हूं, कैसे भी आप खींचिए दो वेक्टर, कैसे भी, ठीक है। तो देखिए वो ये सपोज एक्स वाई, ये जेड है, ये जेड है। आप एक वेक्टर यहाँ खींचिए, एक वेक्टर यहाँ खींचिए, तो वो एक प्लेन में आ जाएगा। एक प्लेन का मतलब होता है कि अगर जो दो वेक्टर आप खींचे हैं उस पर मैं एक पेपर, एकदम सीधा पेपर रखूँ, उस पर छप जाए, ठीक है, उस पर अगर छप जाए तो वो क्या हो गया, 2 डायमेंशन में हो गया। तो कोई भी दो वेक्टर एक प्लेन में हो जाएगा, जैसे ये वेक्टर, ये तो सिंगल है, तो एक लाइन पे आ जाएगा, प्लेन तो दूर की बात है, ये तो 1 डायमेंशनल बिल्कुल है। प्लेन तो 2 डायमेंशनल होता है ना, एक्स और वाई दो आ गया, तो ये तो बिल्कुल अगर इसी पे एक्सिस में खींच दूँ तो 1D में ही आ जाएगा। इसको 2 डायमेंशनल नहीं बोल सकते कि देखिए इसका एक्स में भी कुछ दूरी है, वाई में भी कुछ दूरी है, अगर बीच में है तो, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं 1 डायमेंशनल भी और 2 डायमेंशनल भी, ठीक है। अब जो दो वेक्टर है आपका, जो हमको अभी यहाँ सीखना है वो सीखना है कि कोई भी दो वेक्टर जो है उसको हम एक प्लेन में ले आएंगे, चाहे वो प्लेन कोई भी है। प्लेन कितने, अगर हमारा जो कन्वेंशनल है उसमें कितने प्लेन हो सकते हैं, देखिए एक्स वाई, और इधर ये पेन जो है ऐसे सीधा जेड ऐसे दिखा नहीं सकते ना ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। तो कितने प्लेन हो गए, बहुत सारे प्लेन हो गए। देखिए एक्स वाई प्लेन एक, वाई जेड प्लेन दो, जेड एक्स प्लेन तीन, ठीक है। निगेटिव देखेंगे तो और होगा, ऐसे उसको एक्स वाई प्लेन ही हम बोलेंगे। निगेटिव में अभी आप जा सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस है तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस होगा और ये निगेटिव वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और निगेटिव जेड एक्सिस अंदर होगा, क्योंकि जेड बाहर है तो वो अंदर होगा। तो देखिए हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, हालांकि इसको एक्स वाई प्लेन ही बोलेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई में कोई वेक्टर है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन है ये, माइनस एक्स और वाई, इधर माइनस एक्स और वाई। तो इस तरह से आप 6 देख सकते हैं, पर बेसिकली 3 प्लेन मुझे तो दिख रहा है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है ना। तो इतना प्लेन, अब ये प्लेन का मतलब होता है कि इसमें आप कोई भी दो वेक्टर को रखेंगे तो यही 3 में कहीं ना कहीं फॉल कर जाएगा। मैं क्या बोल रहा, 3 वेक्टर बिल्कुल चाहिए नॉन कोप्लेनर जानने के लिए, इसलिए क्योंकि आप ना जब दो वेक्टर लेंगे तो यही एक्स वाई जेड में कोई भी एक प्लेन में वो लाई कर जाएगा, अपने आप समाहित हो जाएगा खुद से, या फिर हम उसको आराम से उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी दो वेक्टर को, कोई भी दो वेक्टर कहीं ले लीजिए तो वो प्लेन में आ जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, एक वेक्टर मैंने ये लिया, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एक वेक्टर ये लिया और दूसरा वेक्टर मैं ऐसे लेता हूँ, परपेंडिकुलर, ऐसे इस प्लेन पे नहीं ले रहा हूँ, ये बोर्ड के प्लेन पे नहीं ले रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर ले रहा हूँ। तो क्या हो गया, ये जो है ये किस में है, एक्स प्लेन, एक्स वाई किसी में होगा, और ये जेड है तो एक्स जेड प्लेन में आ गया या वाई जेड प्लेन में आ गया, देख रहे ये वेक्टर इस प्लेन में आ गया। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल, सपोज दो वेक्टर मैं ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे ये दो वेक्टर है ए और बी, क्या हुआ देखिए एक्स वाई प्लेन में आ गया। इसी में यहाँ पे दो वेक्टर ले रहा हूँ तो ये क्या हो गया, ए और बी एक्स जेड प्लेन में। तो दो वेक्टर हमेशा प्लेन बन जाएगा, हमेशा, चाहे इस प्लेन में लीजिए, ये तो ऑलरेडी मैं प्लेन पे ही ले लिया, प्लेन से बाहर भी अगर मैं लेता हूं तो ये जेड की तरफ चला गया तो एक्स जेड प्लेन में आ गया या वाई जेड प्लेन में आ गया। तो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन को पकड़ ही लेगा कहीं ना कहीं से घूम फिर के, ये तीनों में से किसी एक को पकड़ ही लेगा। नॉन प्लेनर होने के लिए, और जब सिंगल वेक्टर है तो प्लेनर को प्लेनर का कोई बात ही नहीं करेंगे ठीक है, वो बहुत बढ़िया प्लेनर वेक्टर है, बहुत अच्छा। तो मिनिमम 3 वेक्टर जो है वो कोप्लेनर होगा। जैसे अब एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ये लिया, दो, अब एक वेक्टर में ये ले लिया, 3 वेक्टर मैंने लिया, इसको आप जितना घुमाना फिराना इधर उधर घुमा लीजिए, एक प्लेन में कभी नहीं आएगा। ए, ये बी, ये सी, तो ए बी सी जो है एक प्लेन में आ सकता है, ए सी एक प्लेन में आ सकता है, ए बी एक प्लेन में आ सकता है, लेकिन तीनों एक साथ ए बी सी एक सिंगल प्लेन में, मतलब एक्स वाई में, एक्स जेड में, वाई जेड में कभी नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं। ठीक है, इसका अब तो ये हो गया कि परिभाषा, और इसको मैथमेटिकली कैसे देखेंगे वो अभी हम आएंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो समझ में आ गया, यही है कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स लोकेटेड इन द सेम प्लेन आर कोप्लेनर, कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। द टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर आप किधर भी खींच लीजिए, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन, माइनस जेड डायरेक्शन। ठीक है, एक को एक्स वाई प्लेन में खींच दीजिए, दूसरा को वाई जेड प्लेन में खींच दीजिए, वो भी एक प्लेन बनाएगा,
वो भी एक क्या बनाएगा, प्लेन बनाएगा। हो सकता है वो जो प्लेन हो मेरा एक्स वाई ना हो, एक्स वाई से 45 डिग्री पर हो, एक्स वाई से क्योंकि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको तो हम अपने अनुसार से चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं ना। अगर आप रोटेट नहीं भी करेंगे, जैसे एक तिरछा बनाते हैं, तिरछा जो एक्स वाई प्लेन में और एक एक्स जेड प्लेन में है, एक एक्स वाई प्लेन में एक एक्स जेड प्लेन में, तो वो मिलके भी एक प्लेन बना देगा। एक प्लेन का मतलब क्या, सिंपली आप समझ लीजिए, एक प्लेन का मतलब होता है एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस, ठीक है, उस पे आपको स्ट्रेट के साथ लेफ्ट राइट अलाउड है। टू डायमेंशन, प्लेन का मतलब टू डायमेंशन। आपको एक मोशन में करने के लिए दे रहा हूं कि आप चलिए इस पे, जब आपको चलने दे रहा है, जैसे आप रेलवे ट्रैक है, एकदम सीधा रेलवे ट्रैक, टेढ़ा भी होता है उस पर भी मत जाइए, एकदम सीधा रेलवे ट्रैक है। या फिर कोई वस्तु है जो मान लीजिए एकदम, मैं आपको स्ट्रेट लाइन का पहले परिभाषा बताता हूँ फिर 2D को बताता हूँ। अगर आप ऐसा करके किसी चीज को यहाँ से छोड़ देते हैं तो एकदम सीधा गिरेगा। हवा हुआ को आप जो है नेग्लेक्ट कीजिए, यहाँ पे जो एयर का फ्लो है ये सब सबको नेग्लेक्ट करते हैं, तो ऐसे करके कोई वस्तु गिराएंगे तो एकदम सीधा गिरेगा, उस मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको जमीन पर चलना एकदम सीधा। इसके बाद लेफ्ट राइट लेना आप अलाउड है, लेफ्ट राइट लेना, तो लेफ्ट राइट अगर आप ले लिए तो हो गया वन डायमेंशन, और इधर से एक दूसरा टू डायमेंशन मोशन वो हो गया, उसको बोलते हैं प्लेनर मोशन। एक और सेम बताते हैं, तो प्लेन पे एक मेरा एक्स होगा, एक वाई होगा, जेड हमेशा ऊपर होगा। अगर मैं सरफेस पे चल रहा हूं तो एक्स होगा, वाई होगा और जेड ऊपर होगा उसके। अब तीसरा क्या है इसमें कि मैं बोल रहा हूं कि आप सीधा चलिए प्लेन पे, एकदम सीधा, और लेफ्ट राइट मत लीजिए, ऊपर उठ जाइए सीधा। मीन्स अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, सीधा उनके घर पे पहुंचा और सेकंड फ्लोर पे चले गए लिफ्ट से, ठीक है। एकदम लिफ्ट जो है वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल है। तो आप सीधा चले गए तो क्या हुआ, ये भी एक प्लेनर मोशन हुआ। ऐसा नहीं बोल सकते कि ऊपर चले गए, प्लेनर इसलिए हो क्योंकि एक इधर चले, एक आपने ऐसे चला, एक ऐसे चला और एक ऊपर ले लिया, तो ये भी तो एक प्लेन फॉर्म कर रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया टू डायमेंशनल मोशन जो होता है उसी को प्लेनर मोशन बोलते हैं। को प्लेनर वेक्टर मतलब कि सीधा जाके ऊपर या दाएं बाएं दोनों में से एक ही, सीधा गया तो दाएं बाएं अलाउड है, और सीधा गया तो सिर्फ ऊपर अलाउड है। इस टाइप का कोई भी मोशन अगर करता है तो क्या होगा, प्लेनर मोशन होगा। तो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन बना ही देगा, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन बनाए। दो वेक्टर क्यों, क्योंकि हम अभी बोले सीधा गए और ऊपर गए, एक प्लेन बन गया, सीधा गए लेफ्ट ले लिए, एक प्लेन बन गया, ठीक है ना। इसको और समझिए, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इस पे थोड़ा जोर दे रहा हूं, थोड़ा टाइम ले रहा हूं, और समझिए थोड़ा अच्छे से। आप जमीन पे सीधा चल रहे हैं, ये सीधा है नहीं पर सीधा मानिए इसको, सीधा चल रहे हैं और अचानक वहां से लिफ्ट से ऊपर चले गए, तो देखिए एक प्लेन का फॉर्मेशन नहीं किया, ये एक प्लेन बना ना, इसी को तो बोलते हैं प्लेन। तो एक प्लेन बन गया, इसके बाद ये सीधा ऊपर चले गए। अब मानिए कि ज़मीन पे आप ऐसे सीधा चल रहा है और ये आपका लेफ्ट राइट है, ये ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर देखिए ऐसे आना चाहिए था, ये लेफ्ट राइट, ठीक है। अब लेफ्ट राइट मान लीजिए ये है आपका, ये था आपका ऊपर, लेफ्ट राइट इधर है, लेफ्ट राइट मीन्स जा रहे हैं ऐसे, तो लेफ्ट प्लेन ये बोर्ड के बाहर, तो बोर्ड के बाहर चले गए। तो बोर्ड के बाहर जब चले गए तो ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड के बाहर गए तो देखिए ये लाइन और ये पेन मिलके एक प्लेन नहीं बना रहा, देखिए एक प्लेन बन रहा, ये लाइन और एक ये बोर्ड, मीन्स देखिए ये लाइन था और मेरा हाथ देखिएगा, ये लाइन और ये हाथ, ये दोनों मिलके देखिए ये एक प्लेन बना रहा है, ठीक है। तो कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन और 90 डिग्री पे दूसरा सिंगल डायरेक्शन, मीन्स दूसरा एक डायरेक्शन आपको ले लेना है, तो वो एक प्लेन का फॉर्मेशन। उसके अलावे अगर तीसरा आप ले लिए लेफ्ट राइट के अलावे ऊपर नीचे, तो वो 3D हो जाएगा। तो यही है कि दो वेक्टर जो हमेशा एक प्लेन बना ही लेगा। आप दोस्त के यहाँ गए सीधा ऊपर चल गए, वो भी एक प्लेन बना लेगा, और दोस्त के यहाँ जाने के लिए सीधा गया, लेफ्ट राइट कहीं एक जगह ले लिए तो वो भी एक प्लेन बना दिया, ठीक है। तो दो तो हमेशा एक क्या होगा, प्लेन बनाएगा, लेकिन तीन का गारंटी नहीं है। तीन अगर एक ही प्लेन में दो है और दूसरा दूसरा प्लेन में है तो कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसको मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे कि कैसे नहीं होता। ऐसे बस आप समझ गए ना कि तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर एक ही प्लेन में होगा तो कोप्लेनर होगा, ठीक है, और एक प्लेन में नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, वो कंडीशन हम लोग मैथमेटिकली चेक करेंगे। यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए इस पर इतना टाइम दिया गया। दूसरा, कनकरेंट वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स विच पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट और कॉल्ड अ कनकरेंट वेक्टर। अच्छा देखिए, एक और हम लोग पढ़े थे, क्या था जिसका ना सब स्टार्टिंग पॉइंट एक ही था, वो क्या नाम था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर और कनकरेंट वेक्टर में क्या अंतर है, देखिए ना, दोनों तो मुझे सेम ही जैसा दिख रहा है, आपको कैसा दिख रहा है, देखिए दोनों का आप ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्लास हम लोग
पढ़े थे को इनिशियल वेक्टर। देखिए आप सभी को दिख रहा होगा, आप सभी को दिख रहा होगा को इनिशियल वेक्टर, ये को इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कनकरेंट वेक्टर। देखिए फिर मैं आगे करता हूँ, कनकरेंट वेक्टर कहाँ, ये देखिए कनकरेंट वेक्टर है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में बस यही अंतर है, वो क्या है, एक इनिशियल पॉइंट से ही स्टार्ट होगा, एक ही इनिशियल। अब यहाँ भी देख के लग रहा है ये भी तो इनिशियल, देखिए वो ऐसा था, को इनिशियल मतलब इनिशियल सबका सेम हो, कॉमन हो। को इनिशियल मतलब सबका इनिशियल कॉमन हो, कॉमन इनिशियल इज कॉल्ड को इनिशियल, सब एक ही कॉमन पॉइंट से। ये भी तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है कनकरेंट में, कनकरेंट में अंतर है कि ये एक जगह से स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट अलग अलग जगह से हो रहा है। देखिए तीनों अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रहा है ए बी सी, लेकिन क्या है, तीनों को अगर थोड़ा डॉटेड करके आगे मिलाइएगा ना, तो कहीं ना कहीं जाके तीनों एक कॉमन पॉइंट पे कट करेगा, बाद में कट करेगा। अब देखिए एक और चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट, कि हम लोग तो पढ़े थे ना कि वेक्टर को बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हम शिफ्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो बस यही अंतर है कि कनकरेंट वेक्टर को, देखिए ये कनकरेंट है, तीनों आपस में सटा हुआ नहीं है। देखिए इसमें तीनों आपस एक जैसा ये था, कॉन्साइड था, यहाँ कॉन्साइड नहीं है। तो क्या करेंगे, मैं बी को खींच के थोड़ा इधर लाऊंगा, ए को खींच के इधर लाऊंगा और सी को खींच के इधर लाऊंगा, ले आया। तो जैसे ही मिला दिया एक जगह तो वो अपने आप को इनिशियल बन गया। तो को इनिशियल और कनकरेंट में बस यही अंतर है कि को इनिशियल जो है एक ही जगह से स्टार्ट होता है, और कनकरेंट को खींच के एक जगह पर लाते हैं तब दिखता है कि एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा, होता नहीं है बेसिकली। जब हम खींच के पैरेलल शिफ्टिंग तो हम पढ़े हैं कि बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को चेंज किए हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो बस यही अंतर है, मीन्स इसको डॉटेड कीजिएगा ना वेक्टर, अगर आप शिफ्ट मत कीजिए, छोड़ दीजिए, इस वेक्टर को डॉट करके थोड़ा सा आगे पीछे लाइन बढ़ाइएगा ना, तो एक पॉइंट पे तीनों कट करने लगेगा, ठीक है। और एक पॉइंट पे अगर तीनों कट करने लगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कनकरेंट वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स विच पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड दिस ए बी सी आर द कनकरेंट वेक्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नल वेक्टर। तो नाम ही सुन के लग रहा है नल, ठीक है। नल वेक्टर कुछ नहीं, नल्ले बोलते हैं ना नल्ले हैं, तो कुछ नहीं नल वेक्टर है। नल वेक्टर मतलब कुछ नहीं, पढ़ लीजिए फिर से। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, a vector having zero magnitude is called null vector. The direction of a null vector is indeterminate. इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब वेक्टर है, भले नल वेक्टर है तो वेक्टर ही ना, तो इसका वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो इसका बोल दे जीरो, जीरो मतलब बहुत 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 छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। जीरो एब्सोल्यूट जीरो का बात नहीं, एकदम बहुत छोटा होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो उसको हम लगभग जीरो के बराबर मानेंगे। तो उसका जो डायरेक्शन, आप वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, लेकिन बोल रहे उसका डायरेक्शन आप डिटरमाइन नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा, देखिए डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए एरो लगना चाहिए ना ऐसे भैया। डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए ये एरो ही तो डायरेक्शन बताता है, वेक्टर का बताता है ना। अब ये बेचारा इतना अच्छा, ये क्या बताता है, लेंथ, लेंथ बताता था प्रोपोर्शनल टू, लेंथ वाज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। भूल जाते हैं क्या आप लोग, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का जितना बड़ा होगा इसका लेंथ उतना ही बड़ा होगा। तो ये बोला कि इसका लेंथ ही एकदम छोटा है, जीरो, तो इसको एकदम जीरो लेंथ का मैं करता हूँ, इस लेंथ को एकदम जीरो, तो यही दिखेगा ना, यही ना, ये पॉइंट ही दिखेगा। अब बताइए इसका एरो किधर है, पता ही नहीं चल पा रहा पॉइंट का एरो, तो एरो नहीं पता चल रहा, इसीलिए बोल रहे हैं इसका डायरेक्शन जो है इनडिटरमिनेंट है, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, देखिए जीरो वेक्टर जब बोल दिया, देखिए जीरो और जीरो वेक्टर में अंतर है, जीरो और जीरो वेक्टर में अंतर है। एब्सोल्यूट जीरो जो लिखते हैं और जीरो वेक्टर दोनों में अंतर है। जीरो वेक्टर आता कैसे वो देख लीजिए, उसका अपना तरीका है, देखिए बड़ा अच्छा इसमें लिखा हुआ है। इन्होंने बोला ए एक वेक्टर है, सॉरी ए एक वेक्टर है, इसी में इसका माइनस ए को जोड़ दीजिए, माइनस ए वेक्टर को, तो ये जो मिलेगा वो जीरो वेक्टर मिलेगा। देखिए इस पे ये लगाना मत भूलिएगा, ठीक ना। एब्सोल्यूट जीरो नंबर और जीरो वेक्टर में अंतर है, ठीक है। द सम ऑफ टू वेक्टर्स, द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज वेक्टर। दो वेक्टर का सम तो हमेशा वेक्टर ही आएगा ना, इसीलिए दो वेक्टर को जोड़ के जीरो नहीं जीरो वेक्टर लिखा, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। अच्छा मतलब हमको मजबूत होना वेक्टर में, इसलिए ये सब नोटेशन को ध्यान में रखना। नेक्स्ट आइए यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर क्या, ये भी देखने नाम से ही पता चल रहा है, बोलने की ज़रूरत है क्या। यूनिट वेक्टर नाम से पता चल रहा है, ऐसे फिर भी देख लेते हैं। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, अभी जिसका मैग्नीट्यूड 0 था उसको हम लोग नल वेक्टर बोले थे, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको, आगे इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। अब इसको मैं, अभी तो किताब का लैंग्वेज है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, अब इसको मैं डिटेल बताता हूँ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए मैग्नीट्यूड 1 होगा और क्या करेगा ये, आपसे इसको यूज कहाँ करते हैं, ये बोल रहा है कि अब यूज इसको आप कहाँ करते हैं, कहाँ आपका यूज आएगा। तो मैंने बोला कि यूज इसका आएगा डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने में। फिर अगला क्वेश्चन आया कैसे, बताइए। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप दिस 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 दिस। अब समझिए, ये सब किताबी भाषा मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ इन्होंने बोला यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, आप लोग समझ गए, हम बोले हाँ सब समझ गए। रिप्रेजेंट उसको ऐसे करेंगे, अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लग जाए, कैप आई कैप, जे कैप, बी कैप, सी कैप, जो अभी मेरा ए एरो था वो अगर ए कैप में बदल जाए तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है। जो ए वेक्टर था ऐसे एरो, वो अगर ऊपर कैप लग जाए, कैप ऐसे वाला कैप, तो एक बात पक्का, रिप्रेजेंटेशन ये यूनिट वेक्टर है। दिस इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका 1 ही होगा, ठीक है। अब एक और चीज, हाँ एक और इंपॉर्टेंट, ए कैप यहां क्यों लिखे हम, आई कैप क्यों नहीं लिखे, जे कैप क्यों नहीं लिखे। यहां ए वेक्टर है तो ए कैप का मतलब दिस इज ए वेक्टर, जनरल ए वेक्टर, एक्स आई प्लस वाई वाई प्लस जेड कुछ होगा, नॉर्मल वेक्टर 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट कुछ होगा एक वेक्टर। ए कैप का मतलब होता है अ वेक्टर हुज हैविंग मैग्नीट्यूड 1 बट हुज डायरेक्शन इज अलोंग ए। ए कैप का मतलब होता है, ए कैप और ए वेक्टर में क्या अंतर है। फिर से ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे काम होंगे हमारे आगे, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे काम है इसका आगे, भर भर के जितना हम सोच नहीं सकते उतना बार काम आएगा ये हमारा। देखिए ए वेक्टर और ए कैप वेक्टर का पहले फिजिकल मीनिंग समझिए, फिर मैथमेटिकल समझेंगे। ए एक जनरल वेक्टर है, कुछ भी हो सकता है, 5i प्लस 7j प्लस जेड के कुछ 2k, सॉरी जेड के नहीं 2k, ठीक है। इतना न्यूटन फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। ए कैप क्या है भैया, ए कैप है आपका एक वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो इसी के डायरेक्शन में होगा। अगर ये 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट जा रहा है तो ये भी एक कैप 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट जाएगा। अगर ये एकदम पूरब के तरफ जा रहा है ये वेक्टर, तो एक कैप वेक्टर भी पूरब के तरफ जाएगा। बस अंतर यही है कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ m है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, बस यही अंतर है। डायरेक्शन इसका ले लेगा और मैग्नीट्यूड को 1 कर देगा। कैसे करेंगे मैथमेटिकली देखेंगे, पर समझ में आ गया ए और ए कैप का मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया हो, किसी को नहीं आए तो जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो कैसे आ सकता है भैया, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड जो है, सपोज एक वेक्टर है मेरे पास 5 न्यूटन, क्या है हमारे पास, एक वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड दे दिया, डायरेक्शन भी देना पड़ेगा इसके साथ, डायरेक्शन दे दीजिए टुवर्ड्स ईस्ट, ये एक वेक्टर हो गया, बिल्कुल मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो भी कर रहा है, अभी दिख नहीं रहा पर कर रहा है ये, मान के चलिए, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स है और ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब इसी को ना 5 न्यूटन से हम डिवाइड कर देते हैं, मेरा मन किया कर दिया, तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 5 से 5 एक बार में कटेगा, तो 1 वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड आ गया 1 न्यूटन, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है 1 और टुवर्ड्स ईस्ट, हुआ क्या, देखिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया और डायरेक्शन जो ईस्ट था ईस्ट ही रह गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड किए हैं, डायरेक्शन को कुछ नहीं किए।
तो क्या है, सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने पे यूनिट वेक्टर बन जाता है। डायरेक्शन को ऊपर छेड़छाड़ नहीं करना, नीचे मैग्नीट्यूड को खाली चेंज कर देना, ठीक है। देखिए मैथमेटिकली समझिए, वहाँ लिखा हुआ बता देते हैं। आइए इधर आइए पीडीएफ पे, क्या बोला इन्होंने, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए इन्होंने बोला है यूनिट वेक्टर क्या है, जो वेक्टर है ओरिजिनल वेक्टर उसको ऊपर रहने दीजिए और उसी ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से नीचे भाग दे दीजिए। नहीं समझे, नहीं समझे। देखिए क्या बोला, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, ए कैप अभी बताए थे, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड मैथमेटिकली इट इज रिटेन एज दिस। जो ओरिजिनल ए वेक्टर ऊपर था उसी को उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, तो जो बचेगा वो बचेगा ए कैप। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड के उसके मैग्नीट्यूड से इस ये जो ए कैप है इसमें क्या क्या है, मैग्नीट्यूड सॉरी ए वेक्टर में क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। अब बेचारा मैग्नीट्यूड से डिवाइड दीजिए तो मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड 1 बचेगा, तो मैग्नीट्यूड 1 बच गया। अब डायरेक्शन का डायरेक्शन ही रह गया, डायरेक्शन से तो डिवाइड दिए नहीं तो डायरेक्शन ऊपर रह गया। तो ए कैप इज हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए, जो ए का डायरेक्शन था वही ए कैप का डायरेक्शन रह गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए ए कैप को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नथिंग बट ए वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इतना न्यूमेरिकल्स इससे सोल्व होगा कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। ए कैप देखिए लिखा ए इंटू ए कैप, ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू, यही है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब ऐसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर के बाहर ऐसे मैग्नीट्यूड लग गया तो स्केलर बन जाता है, ये एक नंबर में बदल जाता है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एक नंबर ही होगा ना, 5 न्यूटन होगा, 7 न्यूटन होगा, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड होगा, यही होगा ना कुछ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये स्केलर क्वांटिटी है, तो एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई, एक कैप क्या है, एक वेक्टर है, भले यूनिट वेक्टर है पर तो फिर ये मिलेगा। देखिए ना, डायरेक्ट गुना कर लीजिए। ये यूनिट वेक्टर यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अभी पढ़े थे कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, किसी भी चीज का डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए यूज होगा। जैसे अगर मान लीजिए मुझे किसी का डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करता है वो देख लीजिए। ऐसे अभी तो आप देख ही लिए हैं कि ए के डायरेक्शन में कैसे यूनिट वेक्टर चलाया। जैसे मेरे को एक बी वेक्टर मुझे चाहिए, कहीं से मुझे बी वेक्टर लाना है, बोला एक बी वेक्टर मुझे दीजिए आप, वी वेक्टर, और उसको ए वेक्टर के तरफ लेके जाइए। किधर लेके जाइए, ए वेक्टर के तरफ, डायरेक्शन ए वेक्टर का होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, वी वेक्टर रहने देंगे और ए का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और इसके साथ लगा देंगे तो उसके उधर चला जाएगा, बी जो चला जाएगा ए के डायरेक्शन में। न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझिए अभी कि यूनिट वेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। मीन्स कोई पूछेगा कि यूनिट वेक्टर रख के आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड तो उसका 1 है, तो बोला कि उसका काम है आगे चल के डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो न्यूमेरिकल करेंगे दिख जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेस वेक्टर। ये क्या है भाई बेस वेक्टर, बेस वेक्टर आपका in an xyz coordinate frame there are 3 vectors I, j, k. These are used to indicate x, y and z directions specify called as। ओहो अरे बस अभी जो ऊपर पढ़े उसका एप्लीकेशन तुरंत चालू हो गया। बोला कि I, j, k, ठीक है। हम अभी जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा वो कैसा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यह हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखिए यहाँ पे लिखा इन्होंने x, y, z। अब इन्होंने बोला कि आप अभी तो बता रहे थे कि 30 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री दक्षिण, साउथ ईस्ट 40 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, अभी आप बात कर रहे थे। अगर आप एक ऐसा वेक्टर बोलना चाहें कि अ फोर्स 5 न्यूटन फोर्स इन x एक्सिस डायरेक्शन, 5 न्यूटन फोर्स इन y डायरेक्शन, 5 न्यूटन फोर्स इन xy प्लेन। xy प्लेन मतलब उस वेक्टर का प्रभाव x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है, मींस 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब 7 न्यूटन फोर्स इन yz प्लेन, मींस एक वेक्टर है 7 न्यूटन का जिसका कुछ प्रभाव
वाई डायरेक्शन में भी और कुछ प्रभाव जेड डायरेक्शन में। तो यहां तक तो समझ गए, लेकिन इस वाई डायरेक्शन को आप दिखाएंगे कैसे? ईस्ट में तो आप लिख देते थे ईस्ट 45 ईस्ट डिग्री, ईस्ट तो सबको पता है कि हाँ इधर पूरब के तरफ। लेकिन अगर आप, मैं बोलूं आपको कि 5 न्यूटन फोर्स को एक्स डायरेक्शन में दिखाइए, तो डायरेक्शन कैसे देंगे? 5 न्यूटन तो मैं समझ गया, तो बोला डायरेक्शन देने का एक टेक्निक है मेरे पास, सिर्फ डायरेक्शन। 5 न्यूटन तो मैं पहले बोल दिया, मैग्नीट्यूड तो साइड कर दीजिए, सिर्फ डायरेक्शन एक्स में देने का एक टेक्निक है हमारे पास। बोला कैसे कि कोई, इन्होंने बोला कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, उसके आगे अगर आप आई कैप लगा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं 5 न्यूटन का। कैप क्यों लगाएं? इसलिए लगाएं कि जो मैं कैप लगाया वो मैग्नीट्यूड लेके नहीं आया। किसी भी वेक्टर पे कैप लग जाता है मतलब वो यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ आ रहा है। तो 5 के साथ अगर आप यूनिट मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी 5 ही मिलेगा, मतलब वो बेचारा सिर्फ डायरेक्शन के साथ है, मैग्नीट्यूड को कोई छेड़छाड़ नहीं किया। नहीं समझे? फिर से समझिए। बोला कि एक्स डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे, मैग्नीट्यूड तो आप लेके आएंगे ही, डायरेक्शन मैं बता दूंगा। फिर जे कैप जो होगा, जे कैप वो जो है वाई डायरेक्शन को बता देगा, और जेड कैप जो है वो आपका आई जे, सॉरी के कैप, के कैप, आई जे के कैप, के कैप जो है आपका वो बता देगा, के कैप जो बता देगा वो डायरेक्शन बता देगा कि आपका वेक्टर जेड के तरफ जा रहा है, जेड एक्सिस के तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है कैप क्यों लगाएं, सिर्फ के लिख देते। बोला कैप में इसलिए लगाया हूं कि आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं सिर्फ डायरेक्शन को लेके आ रहा हूं, मैग्नीट्यूड लेके नहीं आ। जो आप मैग्नीट्यूड दीजिएगा उसमें आप हमको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं कुछ और मैग्नीट्यूड लेके आऊंगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही चेंज कर जाएगा, इसलिए मैं यूनिटी लेके आ रहा हूं। अगर आपने 7 न्यूटन का फोर्स दिया तो मैं जस्ट उससे के से मल्टीप्लाई करूंगा तो पता चल जाएगा कि 7 न्यूटन का फोर्स जेड डायरेक्शन में लग रहा है, 7 न्यूटन का फोर्स जेड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो मैं यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ आऊंगा, आपका जो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड उसको मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं बस दिशा बताने आऊंगा आपको। बोला बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा आज के बाद से कन्वेंशन हो गया, आई लगा रहे तो समझ लेना कि एक्स के तरफ फोर्स जो भी वो आपका फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी वेक्टर है उसका वर्चस्व एक्स के डायरेक्शन में है, उसकी पहचान एक्स में है। एक्स वाई आ जाए तो दोनों में पहचान, एक्स वाई जेड आ जाए तो तीनों तरफ उसकी पहचान है उस पार्टिकुलर वेक्टर की। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं बेस वेक्टर। आई जे के, आई जे के, आई कैप, जे कैप और के कैप इज द बेस वेक्टर। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, दिस एक्स वाई जेड डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली, देखिए आर यूज टू इंडिकेट एक्स वाई जेड डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली एंड आर कॉल्ड इज बेस वेक्टर्स। इसको बेस वेक्टर हम लोग बोलते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़े आगे। तो ये हो गया आपका यहाँ तक कि वेक्टर के जितने प्रकार थे वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। न्यूमेरिकल्स के बाद अभी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ वेक्टर का, वेक्टर का भी ऑपरेशन बचा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसी के साथ तो क्या होगा, किसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कितने टाइप का होता है, एडिशन कितने टाइप का होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। अभी बस बेसिक जो अभी जहाँ तक पढ़े हैं एंगल वैंगल निकालना, उस पर 3-4 हम लोग पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले क्लास। इसके बाद फिर आएंगे हम लोग ऑपरेशन पे, वेक्टर का ऑपरेशन पे, कि के से एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए वेक्टर तो क्या चेंज होता है, वेक्टर को वेक्टर से गुना करने के कितने तरीके हैं और उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। इस पे हम लोग आएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो नोट डाउन करने की चीज़ें हैं उसको नोट डाउन कीजिए, और कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।